गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, हमने पिछली क्लास में इनिशियल मेजरमेंट के 3 केसेस हमने डिस्कस करे थे। फर्स्ट तो हमारा कौन सा था? परचेज का। सेकंड कंस्ट्रक्शन। और थर्ड हमने किया था एक्सचेंज का। बेटा कुछ छोटी छोटी बातें हैं, जरा मेरे साथ साथ बेटा लिखना शुरू करोगे? लिखना जरा। कंपोनेंट अकाउंटिंग। हेडिंग लिखना बेटा, कंपोनेंट अकाउंटिंग। हेडिंग लिख लो बेटा, कंपोनेंट अकाउंटिंग। इसमें लिखना an asset may consist of different different and significant physical components. लिखो, an asset may consist of different and significant physical components. ठीक है, फिर if an item of PPE consists of two or more significant components may consist of two or more significant components with substantially different useful lives, with substantially different useful lives, with substantially different useful life, then each component then each component should be recognized and depreciated over its individual useful life. क्या मतलब है बेटा? बहुत सिंपल बात है। मेरे साथ बेटा एग्जाम्पल एक लिखो, बेटा। अज्यूम करो बेटा, मैंने एक कार परचेज करी है बेटा। मैंने बच्चे एक कार परचेज करी है। बेटा अगर हम थोड़ा सा सोच के देखें ना बेटा, तो इस कार में कंपोनेंट्स बेटा काफी सारे आपके फिट होते हैं। जैसे आपका एक कंपोनेंट तो हो गया बेटा कार की बॉडी, अच्छा, एक कंपोनेंट हो गया बेटा इंजन, एक कंपोनेंट हो गया कार का इंजन, एक कंपोनेंट हो गया बेटा टायर्स। ठीक है, तो मैंने 3 कंपोनेंट्स का एग्जांपल लिया है। अब बेटा एक बात सुनो, AS10 क्या कहता है कि आपकी जो कार की बॉडी है ना, उसकी यूजफुल लाइफ तो 10 साल है। ठीक है, जो टायर्स हैं उसकी यूजफुल लाइफ
5 साल है, ठीक है। और जो इंजन है उसकी बेटा यूजफुल लाइफ 8 साल है। जो इंजन है उसकी यूजफुल लाइफ 8 साल है। तो AS10 कहता है अगर आपके पीपीई में अगर आपके पीपीई में डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जैसे एक कंपोनेंट बॉडी, एक कंपोनेंट इंजन, एक कंपोनेंट टायर, तो अगर आपके पीपीई में डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं हैविंग डिफरेंट यूजफुल लाइफ्स, तो हर कंपोनेंट को रिकॉग्नाइज सेपरेटली किया जाएगा और हर कंपोनेंट पे डेप्रिसिएशन भी सेपरेटली चार्ज किया जाएगा। तो मेरी बात सुनना, मैं एक एग्जांपल लेता हूं बेटा, लिखो यहां पर पहले। तो अगर पीपीई में अलग अलग कंपोनेंट्स हैं और हर कंपोनेंट की यूजफुल लाइफ अलग है, तो हर कंपोनेंट को बुक्स में रिकॉग्नाइज सेपरेटली किया जाएगा और हर कंपोनेंट पे डेप्रिसिएशन भी सेपरेटली लगाया जाएगा ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, ठीक है। अब जैसे सुनो बेटा, अब जैसे क्या है, ये जो बेटा कार है, ये जो आपकी कार है बेटा, सपोज इस कार की कॉस्ट, सपोज ये कार बेटा 5 लाख की है, सपोज ये कार आपकी 5 लाख की है। तो बेटा अब मैं एग्जांपल सुनना, सपोज 5 लाख में 2 लाख रुपए का तो बेटा इंजन है, ठीक है। 50,000 के टायर्स हैं, तो बचा 2.5 लाख रुपए, वो बॉडी हो गई। 2.5 लाख रुपए की बेटा आपकी बॉडी हो गई, है ना, हो गए 5 लाख। तो उन्होंने कहा अगर आपके पीपीई में अलग अलग कंपोनेंट्स हैं और हर कंपोनेंट की यूजफुल लाइफ अलग है, तो हर कंपोनेंट को बुक्स में रिकॉग्नाइज सेपरेटली किया जाएगा। क्या मतलब है इसका, सुनो। अब मैं अगर आपसे कहूं बेटा आपने कार खरीदी, उसकी एक एंट्री बनाओ, तो क्या बनाओगे एंट्री? आप कहोगे सर कार डेबिट टू कैश, है ना, कितना, 5 लाख रुपए, ये एंट्री बनाओगे आप। लेकिन बेटा मैं कहता हूं ये एंट्री नहीं बनेगी, मैं कहता हूं ये एंट्री नहीं बनेगी। क्या एंट्री बनेगी? AS10 ने साफ साफ कहा है अगर आपके पीपीई में अलग अलग कंपोनेंट्स हैं और हर कंपोनेंट की यूजफुल लाइफ अलग है, तो आपको हर कंपोनेंट को सेपरेटली रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। मतलब आप एंट्री बताए पहले क्या बनाओगे, कार की बॉडी डेबिट 2.5 लाख अलग अलग रिकॉग्नाइज करना है, इंजन डेबिट 2 लाख, टायर्स डेबिट 50,000 टू कैश। ये होगी बेटा इसकी करेक्ट एंट्री 5 लाख। बात समझ आई सबको? तो अगर आपके पीपीई में अलग अलग कंपोनेंट्स हैं और हर कंपोनेंट की यूजफुल लाइफ अलग है, तो हर कंपोनेंट को सेपरेटली रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा और हर कंपोनेंट पे सेपरेट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। तो बेटा आप चाहो तो डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो, मतलब सिंपल करें बेटा, सिंपल सिंपल। सपोज स्क्रैप वैल्यू सबकी 0 है, तो बॉडी पे डेप्रिसिएशन 2.5 लाख की बॉडी है, डिवाइड बाय 10 साल, 25,000 का डेप तो आ गया बॉडी पे। फिर इंजन है 2 लाख का, डिवाइड बाय 8 साल, 25,000 का डेप आ गया इंजन पे। और टायर्स 50,000 के टायर है, डिवाइड बाय 5, 10,000 का डेप आ गया किस पे, टायर्स पे। तो अगर मैं डेप्रिसिएशन की एंट्री बनाऊं, एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन,
तो आप एंट्री बनाओगे बेटा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, किस किस पे लगेगा? बॉडी पे, इंजन पे, और बच्चे किस पे लगेगा? टायर्स पे। तो बॉडी पे लग गया 25,000 रुपए का डेप्रिसिएशन, इंजन पे 25,000 रुपए का डेप्रिसिएशन, टायर्स पे 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन। टोटल डेप्रिसिएशन आपका लग गया 60,000 रुपीज का। बस ये आपकी बेटा कंपोनेंट अकाउंटिंग है। ठीक है बेटा, अभी एक छोटी सी बात मेरे को और करनी है, छोटी सी बात बेटा, और कॉपी करो पहले से। समझ आया बेटा? इसीलिए बेटा आप जब कोई लैंड और बिल्डिंग खरीदते हो ना बेटा, तो लैंड और बिल्डिंग को भी सेपरेटली रिकॉग्नाइज करना बेटा जरूरी है। मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा? सुनो, एग्जाम्पल लिखो बेटा एक। मैंने कहा बेटा अगर मैंने क्या परचेज किया है बेटा? लैंड एंड बिल्डिंग। तो बेटा लैंड और बिल्डिंग को भी सेपरेटली रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। क्यों बेटा? क्योंकि बेटा जो लैंड होता है ना, जो लैंड होता है बेटा, उसकी लाइफ इनफिनाइट होती है। भाई आपके लैंड की लाइफ क्या होती है? इनफिनाइट। जबकि बिल्डिंग की लाइफ इनफिनाइट नहीं होती है, बिल्डिंग की लाइफ से 20 साल है। बात समझ आई सबको? अब क्योंकि यूजफुल लाइफ डिफरेंट है, तो आपको लैंड और बिल्डिंग को बेटा सेपरेटली रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो सपोज मैंने लैंड और बिल्डिंग खरीदी 50 लाख की, ठीक है, जिसमें से आपका लैंड 30 लाख का है और बिल्डिंग 20 लाख की है। तो बताओगे बेटा मैं AS10 के हिसाब से इसकी क्या एंट्री बनाऊंगा बेटा? मैं इसकी एंट्री बनाऊंगा लैंड डेबिट। आपको सेपरेटली रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा क्योंकि यूजफुल लाइफ दोनों कंपोनेंट्स की डिफरेंट है। लैंड डेबिट, बिल्डिंग डेबिट टू कैश। तो AS10 आपको साफ साफ कहता है अगर आपके PPE में दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स हैं और हर कंपोनेंट की यूजफुल लाइफ डिफरेंट है, तो बेटा याद रखना आपको हर कंपोनेंट को रिकॉग्नाइज सेपरेटली करना पड़ेगा। हर कंपोनेंट पे डेप्रिसिएशन आपको सेपरेटली लगाना पड़ेगा। करो बच्चे, कॉपी कर लो इसे। क्लियर हुआ बेटा पहला डिस्कशन जो हमने आज किया है कंपोनेंट अकाउंटिंग का? करें अगला इंपॉर्टेंट एक डिस्कशन कर रहे हैं बेटा। चलो करें अगला। लो बेटा इसे लिख लो, आज का फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हो गया कंपोनेंट अकाउंटिंग। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड पार्ट। सिंपल सा है बच्चे, और क्वेश्चन आ जाता है इस पे सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर ऑन PPE। सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर ऑन PPE। मेरी बात सुननी है बेटा बहुत ध्यान से, सिंपल सा केस है। बेटा एक बात सुनो, कल हमने
मैं एग्जांपल ले रहा हूं, कल हमने परचेज ऑफ पीपीई का केस किया था और मैंने कहा था पीपीई जब आप परचेज करते हो तो एक तो आप पे करते हो उसकी परचेज कॉस्ट, प्लस आप बेटा कुछ और एक्सपेंसेस भी इंकर करते हो विच आर नेसेसरी टू ब्रिंग द असेट टू इट्स वर्किंग कंडीशन। उसे वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए वो खर्चे क्या होते हैं बेटा, जरूरी होते हैं। ठीक है, हमने हर उस खर्चे को बेटा पीपी की कॉस्ट में क्या करा, ऐड करा, कैपिटलाइज करा। अब सुनो, अब हुआ क्या, पीपीई को यूज करते हुए, ध्यान से सुनना बेटा, पीपीई को यूज करते हुए मुझे 2-3 साल हो चुके हैं। अब बेटा एक बात बताओ, कोई असेट है जिसे मैं 2-3 साल से यूज कर रहा हूं, हो सकता है बेटा 2-3 साल के बाद मुझे उस असेट पे कुछ और खर्चा करना पड़ गया, जैसे उसकी रिपेयर्स करवाई, सर्विसिंग करवाई। तो आप जब, एक बताओ, आप जब कार खरीदते हो, ठीक है, तो कार हर 2-3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल, 2 साल, 3 साल बाद आप कार की सर्विसिंग नहीं करवाते बेटा। तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर की। व्हाट डू यू मीन बाय सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर? मतलब खरीदने के बाद फ्यूचर में अगर आप उस पीपीई पे क्या करते हो, कोई खर्चा करते हो, जैसे उसकी सर्विसिंग करवाई, जैसे आपने उस पीपीई की क्या करवाई, सर्विसिंग, उस पीपीई की रिपेयर्स करवाई, एटसेट्रा। मुझे एक बात बताओ, घर बनाते हो, ठीक है, तो 3-4 साल, 5 साल बाद व्हाइट वॉश नहीं करवाते हो घर में, करवाते हो ना? इन्हें हम क्या कह रहे हैं बेटा, सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर। अब मुझे एक बात जानना है, पीपी खरीदने के बाद या पीपी कंस्ट्रक्ट करने के बाद अगर आपने फ्यूचर में बेटा उस पीपी पे कोई खर्चा इंकर करा, उसके सर्विसिंग पे, उसके रिपेयर्स पे, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स पे, वाइट वॉश पे, रिप्लेसमेंट पे, तो बेटा वो खर्चा रेवेन्यू खर्चा माना जाएगा या वो खर्चा कैपिटल खर्चा माना जाएगा? क्योंकि अगर वो खर्चा रेवेन्यू माना जाएगा बेटा तो जाएगा वो खर्चा पीएल में, और अगर वो खर्चा कैपिटल नेचर का माना जाएगा तो बेटा वो कहां पर जाएगा, आपके कहां पर जाएगा, असेट की कॉस्ट में क्या होगा, ऐड होगा। तो उसका रूल बेटा पता क्या है, उसका रूल है, सुनो मैं आपको पहले समझा दूं बेटा, उसका रूल है, क्या उस खर्चे की वजह से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स में कोई इंक्रीज आया या नहीं? उस खर्चे की वजह से क्या फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स में इंक्रीज आया या नहीं? तो बेटा इफ इफ फ्यूचर बेनिफिट्स ऑफ पीपीई इंक्रीज, तो अगर तो फ्यूचर बेनिफिट्स में क्या आता है, इंक्रीज आता है, तो बेटा उस खर्चे को कैपिटलाइज किया जाता है, कैपिटलाइज द एक्सपेंडिचर। मतलब असेट की कॉस्ट में वो खर्चा क्या हो जाएगा, ऐड, टू बी एडेड टू कॉस्ट ऑफ पीपी। हम उस खर्चे को पीपी की कॉस्ट में क्या कर देंगे, ऐड। लेकिन मैं भी एग्जांपल भी दूंगा आपको, लेकिन अगर फ्यूचर बेनिफिट्स में इंक्रीज नहीं आता है, इफ फ्यूचर बेनिफिट्स ऑफ पीपी डू नॉट इंक्रीज, फ्यूचर बेनिफिट्स सेम रहते हैं बेटा, तो उस केस में चार्ज द एक्सपेंडिचर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उस केस में वो खर्चा बेटा रेवेन्यू नेचर का माना जाता है, और कहां पर जाता है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बेटा मैं आपको इसके एग्जांपल्स देता हूं, मेरी बात सुनना बेटा। देखो सुनो,
अब मुझे ना एक बात का जवाब देना बेटा, ये मेरा ना घर है जहां पर मैं रहता हूं बेटा, ये ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है, और ये बेटा फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है। तो ये आपका ग्राउंड फ्लोर है और ये आपका फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है। अब हमने क्या करा बेटा, इस साल हमने इस फर्स्ट फ्लोर के ऊपर कंस्ट्रक्ट करा एक एडिशनल फ्लोर, सेकंड फ्लोर। तो यहां पर लिखो एडिशनल फ्लोर कंस्ट्रक्टेड। मैंने कंस्ट्रक्ट किया एक एडिशनल सेकंड फ्लोर। मैंने कंस्ट्रक्ट किया एक एडिशनल सेकंड फ्लोर, ठीक है। बेटा मुझे जानना है क्या असेट की एफिशिएंसी में कोई इंक्रीज आया या नहीं, क्या फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स में कोई इंक्रीज आया या नहीं। बिल्कुल आया बेटा। दो फ्लोर पे जहां पर 4 लोग रह रहे थे बेटा, दो फ्लोर्स पे, वहीं पर तीसरा एक और फ्लोर आने की वजह से एडिशनल लोग स्टे कर सकते हैं। तो इसका मतलब देयर इज एन इंक्रीज इन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। देयर इज एन इंक्रीज इन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो याद रखना बेटा, आपके असेट के फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स में क्या आया है, इंक्रीज आया है बेटा। एडिशनल फ्लोर कंस्ट्रक्ट करोगे तो उतने ज्यादा लोग आपके घर में नहीं स्टे कर सकते, ऑब्वियस सी बात है। तो आपके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ पीपी में क्या आया है, इंक्रीज आया है। ऐसी मुझे एक बात बताओ, मैंने अपनी मशीन, मेरी पुरानी हो गई थी, मैंने उसकी सर्विसिंग करवाई, एग्जांपल दे रहा हूं, उस सर्विसिंग की वजह से ना बेटा हुआ क्या, जो मशीन मेरी 10,000 यूनिट बनाती थी ना महीने की, वही वो मशीन मेरे अब 50,000 यूनिट्स बना रही है महीने की। तो मुझे एक बात बताओ, क्या फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स में इंक्रीज आया या नहीं। बिल्कुल आया बेटा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स में इंक्रीज। जहां मशीन 10,000 यूनिट्स बना रही थी, वहीं पर वो मशीन अब कितने बना रही है, 50,000 यूनिट्स बना रही है। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स में क्या आ रहा है, इंक्रीज आ रहा है। तो बेटा एग्जाम्पल, अगर आपके प्रोडक्शन में इंक्रीज आ जाए ना बेटा किसी खर्चे की वजह से, इंक्रीज इन प्रोडक्शन ड्यू टू अ सर्टेन एक्सपेंडिचर, अगर आपके प्रोडक्शन में इंक्रीज आ जाए किसी खर्चे की वजह से, ड्यू टू अ सर्टेन एक्सपेंडिचर, तो वो खर्चा बेटा कैपिटलाइज होता है, उस खर्चे को कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे। अगर किसी खर्चे की वजह से आपके प्रोडक्शन में इंक्रीज आ जाए तो क्या मानोगे बेटा, उसे कैपिटल खर्चा मानोगे। मैं बेटा एक और एग्जांपल दूं आपको, प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं, बिल्कुल सुनो। पता है अभी क्या हुआ बेटा, कोविड के दौरान ना, अब आज नहीं तो देर सवेर खैर कोचिंग क्लासेस शुरू तो खैर होनी ही हैं, अभी नहीं होंगी और थोड़ा रुक के, लेकिन बेटा मैंने ना उसका प्रोविजन पहले ही कर लिया है। अब सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स के हिसाब से अगर हमें 6 फीट की दूरी दो स्टूडेंट्स के बीच में रखनी है, तो बेटा उसके लिए ना मुझे अपनी क्लास में ज़्यादा स्पेस चाहिए, ताकि मैं आप सबको क्लास में क्या कर सकूं, अकोमोडेट कर सकूं, है ना। 6 फीट की दूरी रखनी है एक स्टूडेंट में, तो मुझे आप सबको अकोमोडेट करने के लिए मुझे क्लास में ज़्यादा स्पेस चाहिए। तो बेटा मैंने अपनी क्लास का ना रिपेयर एंड रेनोवेशन किया है अभी, ठीक है। उससे क्या हुआ, क्लास की अकोमोडेटिंग कैपेसिटी, क्लास की जो अकोमोडेटिंग कैपेसिटी है वो बढ़ गई है बेटा। जहां मेरी क्लास में वैसे 30-35 स्टूडेंट्स आ सकते थे ना, वहीं बेटा मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट्स तक आ सकते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, इस रिपेयर एंड रेनोवेशन के खर्चे की वजह से बताओ क्या मेरे क्लास की कैपेसिटी बढ़ी या नहीं, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स बढ़ेंगे या नहीं, बिल्कुल बढ़ेंगे। क्या माना जाएगा बेटा इसे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहां पर लिखो
रिपेयर एंड रेनोवेशन एक्सपेंडिचर, रिपेयर एंड रेनोवेशन एक्सपेंडिचर incurred to increase the capacity of class। तो इसे भी बेटा क्या माना जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस खर्चे को माना जाएगा और वो असेट की कॉस्ट में बेटा क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। तो बेटा कोई भी ऐसा खर्चा जिसकी वजह से आपके असेट ज्यादा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स देना शुरू कर दे, असेट की कैपेसिटी में इंक्रीज आ जाए, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स में इंक्रीज आ जाए, एफिशिएंसी में इंक्रीज आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर, और वो असेट की कॉस्ट में ऐड होगा। लो बेटा कॉपी करो, कॉपी करना बेटा। फिर मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूसरे वाले केस के देता हूं। हो गया बेटा? चलो आओ। अब बच्चे दूसरा है जहां पर इकोनॉमिक बेनिफिट्स में इंक्रीज नहीं आता। जैसे बेटा मैं आपको एग्जांपल देता हूं बेटा, व्हाइट वॉश का खर्चा, व्हाइट वॉश का खर्चा, क्या इससे असेट के एफिशिएंसी में, कैपेसिटी में कोई इंक्रीज आता है बेटा? कोई इंक्रीज नहीं आएगा। अगर इमेजिन करो, अगर मैंने अपनी क्लास को एक्सपैंड ना करवाया होता, सिर्फ वाइट वॉश करवाया होता, तो क्लास बेटा पहले भी 30 स्टूडेंट्स अकोमोडेट कर सकती थी, अब भी 30 ही अकोमोडेट कर सकती है। मतलब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स में कोई इंक्रीज नहीं आया। अच्छा, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, बेटा इन खर्चों की वजह से भी आपके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स में कोई इंक्रीज नहीं आता। माइनर रिपेयर्स, छोटी मोटी बेटा रोजमर्रा की मरम्मत करवाई मैंने, रोजमर्रा की मरम्मत, ज्यादा मेजर कुछ नहीं है, रोजमर्रा की मरम्मत कराई है मैंने, डेली रिपेयर्स आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये भी बेटा इसकी वजह से भी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स में कोई इंक्रीज नहीं आता। ये खर्चा भी बेटा कहां पर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये खर्चे कहां जाएंगे? ये खर्चे जाएंगे पीएल में। ठीक है, तो याद रखना, अगर मैंने पीपीई पे कोई खर्चा किया है और उस खर्चे की वजह से पीपीई के फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स में इंक्रीज आ रहा है, तो वो खर्चा पीपीई की कॉस्ट में क्या हो जाएगा बेटा? ऐड हो जाएगा। और अगर खर्चे की वजह से कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स में इंक्रीज नहीं आ रहा है, तो वो खर्चा बेटा कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। करो बच्चे कॉपी, फिर हम आगे चलते हैं। चलें बेटा आगे। तो 2 पॉइंट्स आज हमने डिस्कस करें, कंपोनेंट अकाउंटिंग और सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर। आओ अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे बेटे। अब बेटा थर्ड पॉइंट है रिप्लेसमेंट। थर्ड पॉइंट लिखना, रिप्लेसमेंट। थर्ड पॉइंट है रिप्लेसमेंट। सिंपल सा है बेटा, सिंपल। बस दो बातों का ध्यान रखना है बेटा इसमें। बेटा अब इमेजिन करो, मेरी बात सुनो बेटा। आपने कोई कार खरीदी, आपने कोई क्या खरीदी बेटा? कार खरीदी। ये आपने कार खरीदी बेटा। ठीक है बेटा, इस कार को यूज करते हुए
यूज करते हुए बेटा मुझे 5 साल हो चुके हैं। 5 साल से मैं इस कार को बेटा क्या कर रहा हूं, यूज कर रहा हूं। अब बेटा 5 सालों में ना मैंने काफी ट्रैवलिंग करी है इस कार से, और ना जो टायर है ना इसके, जो इसके टायर हैं ये बुरे तरीके से बेटा घिस चुके हैं। ठीक है, तो टायर आपके टायर्स आर वॉर्न आउट। 5 सालों में काफी ट्रैवलिंग करी है बेटा, तो ये टायर अब पूरे तरीके से घिस चुके हैं। अब हम क्या करना चाहते हैं बेटा, अपनी कार के चारों टायर्स को बेटा रिप्लेस करना चाहते हैं विद न्यू टायर्स। तो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रिप्लेसमेंट? रिप्लेसमेंट मींस सब्स्टिट्यूशन। तो हम ओल्ड टायर्स को सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं विद न्यू टायर्स। तो सुनो, तो न्यू कंपोनेंट लिख देता हूं, टायर्स मतलब कंपोनेंट, न्यू कंपोनेंट हो गया, ठीक है, और ओल्ड कंपोनेंट हो गया, मतलब न्यू टायर्स ओल्ड टायर्स। तो हम न्यू टायर्स को हम रिप्लेस करना चाहते हैं विद ओल्ड टायर्स। ओल्ड टायर्स टू बी रिप्लेस्ड विद न्यू टायर्स। लिख लो, ओल्ड टायर्स टू बी रिप्लेस्ड विद न्यू टायर्स। तो हम ओल्ड टायर्स को न्यू टायर्स से बेटा क्या करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं। ठीक है बेटा, तो सुनो, पहला रूल क्या है, जो न्यू टायर्स हैं दे आर टू बी कैपिटलाइज्ड टू द कॉस्ट ऑफ पीपी। तो न्यू टायर्स को आपको पीपीई की कॉस्ट में क्या करना पड़ेगा, कैपिटलाइज करना पड़ेगा। न्यू टायर्स आर टू बी कैपिटलाइज टू द कॉस्ट ऑफ पीपी, उन्हें पीपी की कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा। अब सुनना सुनना बेटा ध्यान से, बेटा अब सुनो, ध्यान से सुनना। अगर 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 बेटा ओल्ड टायर्स की, अगर ओल्ड टायर्स की कोई WTV बेटा बुक में बची है, अगर बची है तो बेटा उसको आपको डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, मतलब उस ओल्ड WDV को बुक से राइट ऑफ करना पड़ेगा बाय ट्रांसफरिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर ओल्ड टायर्स की कोई WDV बची है तो, जैसे अगर ऊपर वाले एग्जांपल पे आओ, कार वाले एग्जांपल पे, ये देखो, ये देखो बेटा, मुझे बताओ कार कितने ये टायर्स कितने के थे बेटा, 50,000 के, यूजफुल लाइफ 5 साल थी, तो हर साल 10,000 का डेप्रिसिएशन। अब सुनो, हर साल कितने का डेप्रिसिएशन है, 10,000 का। अब बताओ आपने टायर्स को कितने साल यूज कर लिया, 5 साल, तो 5 साल में 10,000 के हिसाब से पूरा 50,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो WDV इन ओल्ड टायर्स की क्या बची है, जीरो। बात समझ आई? वॉट इफ अज्यूम करो आप चौथे साल ही आप इन टायर्स को क्या करना चाहते, चेंज। तो बेटा 4 साल में कितना डेप लगा होता, 10,000 के हिसाब से 40,000। तो अभी ओल्ड टायर्स की WDV बची हुई होती बुक्स में कितने की, 10,000 की। उस 10,000 की WDV को आपको बुक्स में से डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा बाय ट्रांसफरिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो लिखना यहां पर, WDV ऑफ ओल्ड component must be derecognized, that is written off to profit and loss account। अगर कोई WDV बची है तो WDV of old component must be बेटा derecognized।
इट शुड बी रिटन ऑफ टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बात बताओ, समझ आया? कॉपी कर लो बेटा, सिंपल सी बात थी। तो न्यू कंपोनेंट को रिकॉग्नाइज कर लो, ओल्ड कंपोनेंट की अगर कोई डब्ल्यूडीवी बची हुई है उसे डी रिकॉग्नाइज कर दो। सिंपल बात बेटा। एग्जांपल से समझ आ रहा है बच्चे? चलो अगली हेडिंग बेटा लिखना, फिर पहले इसे कॉपी कर लो। ठीक है बेटा, आ जाओ फिर एक फोर्थ पार्ट डिस्कस करते हैं बेटा। वो भी छोटा सा ही है, ऐसा ही है, वो भी ऐसा ही है, बिल्कुल सेम। इंस्पेक्शंस। इंस्पेक्शंस बेटा, इंस्पेक्शंस ना बच्चे दो तरह की होती हैं। एक तो होती हैं बेटा मेजर इंस्पेक्शंस, एक तो होती हैं मेजर इंस्पेक्शंस। ठीक है, और एक बच्चे होती हैं आपकी माइनर इंस्पेक्शंस। तो एक मेजर इंस्पेक्शन है और एक आपकी माइनर इंस्पेक्शन है। मेजर इंस्पेक्शन और माइनर इंस्पेक्शन। तो बेटा जहां तक की बात बेटा माइनर इंस्पेक्शन की है, छोटी मोटी बेटा रोजमर्रा की, तो उसे तो बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानो, कोई दिक्कत नहीं है। रोजमर्रा की इंस्पेक्शंस बेटा, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो बेटा कहां जाएगा? पीएल में। ठीक है, हाँ। अगर आप बेटा कोई मेजर इंस्पेक्शंस करते हो पीपी की बेटा, हमें ना टाइम टू टाइम, जैसे सपोज एग्जांपल एरोप्लेन है, एयरप्लेन जो है, एयरक्राफ्ट जो है बेटा, हमें उसकी टाइम टू टाइम बेटा इंस्पेक्शंस करवानी पड़ती हैं, ये देखने के लिए कि इंजन प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं, कोई फॉल्ट किसी किस्म का तो नहीं है, तो हमें टाइम टू टाइम उसकी इंस्पेक्शन करवानी पड़ेगी। ठीक है, अब सुनो बेटा, मेजर इंस्पेक्शन अगर है ना, तो जो इंस्पेक्शन कॉस्ट है वो बेटा असेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज होगी। इंस्पेक्शन कॉस्ट इज टू बी, मेजर इंस्पेक्शन है ना, inspection cost is to be capitalized to the cost of PP। अच्छा, जैसे ये वाली इंस्पेक्शन हो रही है बेटा, हो सकता है आज से कुछ साल पहले एयरक्राफ्ट की कोई और मेजर इंस्पेक्शन हुई हो जिसको आपने पीपी की कॉस्ट में क्या कराओ, कैपिटलाइज। अच्छा, क्योंकि कैपिटलाइज करा है तो उस इंस्पेक्शन कॉस्ट पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा। हो सकता है उस प्रीवियस इंस्पेक्शन की इंस्पेक्शन कॉस्ट पे पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज ना हुआ हो, कोई डब्ल्यूडीवी उस प्रीवियस इंस्पेक्शन कॉस्ट की बची हुई हो, उसे क्या करना पड़ेगा? डी रिकॉग्नाइज। बात समझ आई? करंट इंस्पेक्शन की कॉस्ट को पीपी की कॉस्ट में ऐड कर दो, और प्रीवियस इंस्पेक्शन कॉस्ट की अगर कोई डब्ल्यूडीवी बची हुई है तो उसे डी रिकॉग्नाइज कर दो। तो प्रीवियस, यहां लिखना डब्ल्यूडीवी ऑफ प्रीवियस, डब्ल्यूडीवी ऑफ प्रीवियस inspection cost is to be de-recognized। de-recognized मतलब रिटर्न ऑफ। कहां से राइट ऑफ करोगे? पीएल से। is to be de-recognized। लो बेटा, मुझे बताओ देख के, ट्रीटमेंट बच्चे क्लियर हुआ? ये वाला सबको कॉपी कर लो इसे। तो करंट इंस्पेक्शन कॉस्ट जो है, करंट इंस्पेक्शन कॉस्ट जो है उसे कैपिटलाइज कर दो, और प्रीवियस इंस्पेक्शन कॉस्ट की अगर कोई डब्ल्यूडीवी बची हुई है तो उसे बुक्स में से राइट ऑफ कर दो, डी रिकॉग्नाइज कर दो।
कॉपी कर लो बेटा। कर लिया बच्चे सबने? आगे चलें, आओ बेटा। बेटा हमारा इसी के साथ ना हमारा इनिशियल मेजरमेंट हमारा पूरा खत्म हो गया। अब हम हेडिंग लिखेंगे बेटा सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। हेडिंग लिखना सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। बेटा एक बार बताओ पहले, ये सब्सीक्वेंट मेजरमेंट करना कब होता है बेटा? बैलेंस शीट डेट पे। सब्सीक्वेंट मेजरमेंट होता है कौन सी डेट पे? बैलेंस शीट डेट पे। तो पीपीई का सब्सीक्वेंट मेजरमेंट कौन सी डेट पे करोगे बेटा? बैलेंस शीट डेट पे। अच्छा बेटा, आप सब्सीक्वेंट मेजरमेंट के लिए ना अब दो मॉडल्स आप फॉलो कर सकते हो। एक तो है बेटा कॉस्ट मॉडल, या तो आप फॉलो करो कॉस्ट मॉडल, ठीक है, या बेटा आप फॉलो करो री वैल्यूएशन मॉडल। तो या तो आप कॉस्ट मॉडल फॉलो करो या रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करो, ठीक है। अच्छा, अगर तो बेटा आप कॉस्ट मॉडल फॉलो करते हो तो पीपीई इज टू बी शोन इन बैलेंस शीट एट, उस केस में पीपीई बैलेंस शीट में आएगा कौन सी वैल्यू पे बेटा? जो उसकी कॉस्ट थी माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो पीपी बैलेंस शीट में किस पे आएगा? अपनी कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे, अगर आप कॉस्ट मॉडल फॉलो करते हो, ठीक है बेटा। अच्छा, अगर आप रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करते हो, अगर आप रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करते हो तो बेटा पीपी बैलेंस शीट में आएगा पीपी इज टू बी शोन इन बैलेंस शीट एट, उस केस में पीपी बैलेंस शीट में शो होगा, कॉपी करो इतना, एट रीवैल्यूड अमाउंट, जो भी उसकी रीवैल्यूड अमाउंट है, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बस इस वैल्यू पे आपका पीपी बैलेंस शीट में क्या होगा बेटा? शो होगा। तो देखा जाए तो बेसिक डिफरेंस कहां पर है? इस वाले पार्ट में बेटा। ठीक है, कॉपी करो इतना पहले। बेटा इसमें ना हमें कॉस्ट में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कॉस्ट तो मतलब जिस पे खरीदा गया था उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। थोड़ा सा हमें ना ये रीवैल्यूड अमाउंट थोड़ी सी हमें देखनी है। तो इसके आगे ये सिंबल बनाओ और नीचे हम बेटा समझना शुरू करेंगे। जरा कॉपी कर लो पहले, रीवैल्यूड अमाउंट का केस समझेंगे। जरा देखो, यहां पर आओ बेटा, एग्जाम्पल कराऊंगा बेटा पूरा। कैलकुलेशन ऑफ, या ट्रीटमेंट लिखना बेटा, ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन, ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन। ठीक है बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन। चलो बेटा, अज्यूम करते हैं हमारे पास कोई पीपीई है, सपोज लैंड, लैंड ले लेते हैं, ये आपका पीपी है। ठीक है, सपोज बेटा ये 100 रुपए का है, लिखो साथ साथ मेरे। हमारे पास एक लैंड है, वो 100 रुपए का है। ठीक है, अब बेटा दो बातें हो सकती हैं, या तो हो उस लैंड का अपवर्ड रिवैल्यूएशन, या उस लैंड का हो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। ठीक है, सपोज बेटे अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है 120 पे, ये पहला केस है, सिनेरियो अलग अलग है बेटा। या डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है 70 रुपए पे, कॉपी करो बेटा। तो आपके लैंड का या तो क्या हो रहा है अपवर्ड रिवैल्यूएशन 120 पे, या आपके लैंड का डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है 70 रुपए पे। ठीक है बेटा, अब सुनो एंट्रीज बच्चे क्या बनेंगी, यहां पर देखना। मुझे बताओ, पहले ये वाला केस देखना, 100 रुपए का लैंड बेटा इंक्रीज करके 120 रुपए का हो गया, तो कितने रुपए से इंक्रीज करा बेटा? 20 रुपए से। तो एंट्री बनाओगे लैंड अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से बढ़ा लैंड? 20 रुपए से। 2 बेटा अब पता है जो AS10 है वो क्या कहता है, अगर आपको रीवैल्यूएशन पे कोई प्रॉफिट हुआ है ना, 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, दैट प्रॉफिट इज क्रेडिटेड टू रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट 20। आप लोग पूरा लिखना, दैट प्रॉफिट इज क्रेडिटेड टू रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट 20 रुपीज। तो 20 कहां चला गया? रीवैल्यूएशन सरप्लस में। अच्छा, डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन का देखते हैं बेटा। 100 रुपए का लैंड डिक्रीज करके 70 रुपए का हो गया, तो कितने रुपए से डिक्रीज करा? 30 रुपए से। बेटा लैंड डिक्रीज करेगा तो बिजनेस के लिए लॉस, लॉस है तो पीएल डेबिट होगा बेटा, पीएल डेबिट टू लैंड, कितने रुपए से? 30 रुपीज से। तो बेटा एक बात जो मुझे फिलहाल समझ आई है ना, वो क्या है, अगर असेट के रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट होता है, रीवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा, लॉस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। बात समझ आई बेटा? ये है, इसे हम कहते हैं इनिशियल रीवैल्यूएशन। क्या कहेंगे बेटा इसे? इनिशियल रीवैल्यूएशन। इनिशियल मतलब पहला पहला रीवैल्यूएशन। इनिशियल रीवैल्यूएशन मतलब आपके असेट का पहला रीवैल्यूएशन, ये आपके असेट का पहला रीवैल्यूएशन था। अपवर्ड लेके भी देख लिया और डाउनवर्ड लेके भी देख लिया। तो अगर प्रॉफिट आता है तो रीवैल्यूएशन सरप्लस, लॉस आता है तो पीएल। कॉपी करो बेटा। बेटा ये तो हो गया आपके असेट का पहला रीवैल्यूएशन। अब बात करते हैं आपके असेट के सब्सीक्वेंट रीवैल्यूएशन। चलो, फ्यूचर में रीवैल्यूएशन कैसे होएगा देखना जरा बेटा, एंट्रीज क्या पास होंगी बेटा? 3 केस करेंगे तो जरा ध्यान से, 3 केस। दूसरा है, पहला है इसमें रीवैल्यू टू ₹150, दूसरा है रीवैल्यूड टू ₹100,
105, तीसरा है रीवैल्यूड ₹2.90। ये अब कर रहे हैं बात हम सब्सीक्वेंट रीवैल्यूएशंस की। फ्यूचर में रीवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट कैसे होगा, पहला तो हमने देख लिया, फ्यूचर में क्या होगा। बेटा थोड़ी सी ना एंट्री जरा बनाएंगे, सुनो बेटा। अब मुझे ना एक बार बताना, पहले बेटा ये देखना अपवर्ड रिवैल्यूएशन, डाउनवर्ड को छोड़ दो अभी, डाउनवर्ड, अपवर्ड देखो पहले। मुझे बताओ, आपने 100 रुपए का लैंड लिया था, 100 रुपए के लैंड को रीवैल्यू करा 120 पे, ठीक है। अब 120 से 120 से वो लैंड और बढ़ के बेटा कितना हो गया, 150 हो गया। तो लैंड और बढ़ गया 120 के बाद और बढ़ गया 30 रुपए से। तो एंट्री लैंड डेबिट 30 रुपए टू। आपको अच्छी तरह पता है प्रॉफिट अगर होगा तो कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस में। तो टू रिवैल्यूएशन सरप्लस 30 रुपीज। लो बेटा ये हो गया अगर अगर सब्सीक्वेंटली भी अपवर्ड रिवैल्यूएशन है। इनिशियल अपवर्ड था, सब्सीक्वेंट भी अपवर्ड है, तो क्या होगा, समझ आया। मैंने क्या कहा, इनिशियल रिवैल्यूएशन अपवर्ड था और सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन भी अपवर्ड है। अच्छा अब आओ अगले पे ध्यान से बेटा। अब मुझे बताओ, आपने 100 का लैंड खरीदा था, कितने पे अपवर्ड रिवैल्यू हुआ था, 120 पे। अब अज्यूम करो, अब इस केस को छोड़ दो, 150 वाले केस को छोड़ दो, ये हो गया। अब एक और केस अज्यूम करते हैं, 120 से गिर के कितना हो गया, 105। मतलब इनिशियल रिवैल्यूएशन अपवर्ड था और सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, 120 से गिर के लैंड 105 का हो गया, तो कितने से गिरा, 15 रुपए से। लैंड को क्या करूं, क्रेडिट टू लैंड 15 रुपए से। अच्छा सुनना सुनना, उन्होंने कहा था रिवैल्यूएशन पे अगर प्रॉफिट आए तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा, लॉस आए तो पीएल में जाएगा। तो कितने का लॉस आया बेटा, 15 का। लेकिन सुनो बेटा, ये लॉस ना करना मत अभी, ये लॉस पीएल में डेबिट नहीं होगा बेटा, ठीक है। भाई पीएल को डेबिट तो तब करो ना जब रिवैल्यूएशन सरप्लस ना हो मेरे पास। अब सुनो सुनो बेटा, अब मेरे पास जब रिवैल्यूएशन सरप्लस है, कितने का, 20 का रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ तो है, तो पहले आप इस सरप्लस को यूटिलाइज कर लो ना। हां अगर सरप्लस खत्म हो जाए तो आप पीएल को यूज कर सकते हो, लेकिन जितने का रिवैल्यूएशन सरप्लस है उतना तो यूटिलाइज कर लो ना। तो ये 15 का लॉस किसके अगेंस्ट राइट ऑफ होगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस के अगेंस्ट 15 रुपए। तो अगर मेरे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस है तो पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस को यूटिलाइज करूंगा, फिर पीएल को करूंगा। अच्छा चलो ये केस भी हो गया, समझ आ रहा है सबको, ये सब अलग अलग सिचुएशंस हैं। अब सुनो, अब करेंगे तीसरा केस। ये तीसरा केस कॉम्बिनेशंस बना रहा हूं बेटा मैं। तो पहला कॉम्बिनेशन हो गया, पहला अपवर्ड था, दूसरा सब इनिशियल अपवर्ड था, सब्सीक्वेंट अपवर्ड है। दूसरा कॉम्बिनेशन हुआ, इनिशियल अपवर्ड था, आपका सब्सीक्वेंट डाउनवर्ड है। दो कॉम्बिनेशन हो गए। अब तीसरा इनिशियल अपवर्ड है और सब्सीक्वेंट भी डाउनवर्ड है, लेकिन बेटा विद अ ट्विस्ट है। क्या, सुनो, 120 का लैंड गिर के 90 का हो गया बेटा। तो कितने से गिरा लैंड, 30 से। तो मैंने बेटा लैंड को 30 से कर दिया क्रेडिट। बात समझ आई। अब बेटा इस 30 के लॉस को किसके अगेंस्ट राइट ऑफ करूंगा, पहले पहले तो मैं रिवैल्यूएशन सरप्लस को यूटिलाइज करूंगा। तो कितने का रिवैल्यूएशन सरप्लस है बेटा, 20 रुपए का तो सरप्लस यूटिलाइज कर लूंगा, बचा हुआ 10 कहां से आएगा, पीएल से। लो ये आपकी एंट्री बन गई बेटा। बेटा कॉम्बिनेशंस क्लियर हुए,
मैक्सिमम यही 3 पॉसिबल केसेस है बेटा, चौथा कोई केस नहीं है। तो मेरे को बताओ पहला क्या है, पहला कॉम्बिनेशन क्या था? पहला कॉम्बिनेशन है इनिशियल रिवैल्यूएशन अपवर्ड, सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन वो भी अपवर्ड। अच्छा, दूसरा है इनिशियल रिवैल्यूएशन अपवर्ड, सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड, और तीसरा है इनिशियल रिवैल्यूएशन अपवर्ड, सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड। ठीक है, लेकिन सेकंड और थर्ड कॉम्बिनेशन डिफरेंट है। बात समझ आई बेटा? कॉपी करो इसे। मैं आपको ना पॉसिबल कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं वो सब बनवा रहा हूं आपको। बेटा याद रखना, ये है सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन, दिस इज योर सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन। ये आपका सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन है। लो बेटा, हो गया पहले 3 कॉम्बिनेशंस बेटा क्लियर। चलो अब हम आते हैं डाउनवर्ड वाला केस। बेटा अगले पेज पे करेंगे, यहां पर नहीं हो पाएगा। चलो बेटा, इसमें भी बच्चे 3 कॉम्बिनेशंस देखेंगे, बनाएंगे जरा कॉम्बिनेशंस, देखो क्या क्या बन सकते हैं बेटा। चलो करें, बनाएं। अब सुनो, इनिशियल रिवैल्यूएशन क्या था बेटा? इनिशियल रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड था 70 रुपए पे। अब सब्सीक्वेंट भी डाउनवर्ड है, और डाउनवर्ड हो गया, रीवैल्यू टू 60 रुपीज। ठीक है, फिर इनिशियल क्या था? डाउनवर्ड, सब्सीक्वेंट बेटा अपवर्ड है, रीवैल्यू टू रुपीज 85। तो 100 से गिर के 70 हुआ, 70 से गिर के 85 हो गया। तो पहले डाउनवर्ड फिर अपवर्ड। अच्छा, तीसरा केस रीवैल्यूड 2 रुपीज 110, मतलब फिर से सब्सीक्वेंट अपवर्ड है। पहले गिरा 100 से गिर के 70, फिर 70 से बढ़ के 110। 3 केस। एंट्री बना के देखेंगे बेटा, अपने आप बनेगी एंट्रीज, एंट्रीज अपने आप बनेंगी। बस कंसेप्ट मैंने आपको बेटा बता दिया, अब एंट्रीज अपने आप बनेंगी। देखो मुझे बताओ, आपने 100 रुपए के लैंड को 70 पे वैल्यू किया था, ठीक है। अब 70 से और गिर गया, कितने पे आ गया? 60 पे। तो गिर गया ना, कितने से? 10 रुपए से। तो लैंड को क्रेडिट कर दिया 10 से। 10 का क्या हुआ? लॉस। कहां जाएगा? पीएल में। आपको अच्छी तरह पता है लॉसेस पीएल में जाते हैं। बात समझ आई? अच्छा, पहले बताओ 100 से गिर के कितना हुआ? 70। अब 70 से बढ़ के 85 हो गया, मतलब इनिशियल डाउनवर्ड था, सब्सीक्वेंटली अपवर्ड है। तो 70 से बढ़ के 85 हो गया, कितने से बढ़ गया? 15 से। लैंड डेबिट 15 से। ठीक है, अब मेरी बेटा बात जो मैं कहूंगा ना वो सुनना, सुनना बेटा। अब आप कहोगे कि सर 15 का प्रॉफिट हुआ है और प्रॉफिट जाता है रिवैल्यूएशन सरप्लस में, लेकिन बेटा AS10 क्या कहता है? पहले आप रिवैल्यूएशन सरप्लस को क्रेडिट नहीं करोगे, पहले आप पीएल को क्रेडिट करो, उतने से जितने से आपने पहले पीएल को डेबिट किया था। तो मुझे बताओ, इनिशियल रिवैल्यूएशन के टाइम पे मैंने पीएल को बेटा कितने से डेबिट करा था? 30 से डेबिट किया था ना। तो अब मुझे पीएल को अप टू 30 रुपीज क्रेडिट करना पड़ेगा। वो अलग बात है कि यहां पर 15 से ही कर सकता हूं क्योंकि 15 का ही प्रॉफिट है, लेकिन अप टू 30 आपको क्रेडिट पीएल को करना पड़ेगा।
बात समझ आई? ठीक है। अच्छा अब देखो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। 100 से 70 हुआ डाउनवर्ड, अब 70 से बढ़ के 110 हो गया, तो लैंड कितने से बढ़ा बेटा? 40 रुपए से 2। मैंने क्या कहा था, ये 40 का प्रॉफिट कहां जाएगा बेटा? जितना पीएल को पहले डेबिट किया था ना, उतना तो क्रेडिट करना पड़ेगा। आपने पीएल को 30 से डेबिट किया था पहले, तो अब बेटा एटलीस्ट 30 से तो क्रेडिट करोगे ही करोगे पीएल को। हाँ, ओवर एंड अबव 30 विल बी ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। बस ये आपका बेटा इनिशियल रिवैल्यूएशन और आपका सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन। तो ये हो गया बेटा आपका सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन। सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन। लो बेटा कॉपी करो। समझ आया बेटा पूरा केस सबको? ठीक है, इस तरीके से आप बेटा रीवैल्यूड अमाउंट क्या करोगे? कैलकुलेट। कॉपी कर लो। फिर बेटा हमारे दो छोटे छोटे पॉइंट्स और हम कवर करेंगे इस लेक्चर में, जिनमें से पहला है रिटायरमेंट ऑफ पीपीई फ्रॉम एक्टिव यूज। रिटायरमेंट ऑफ पीपीई फ्रॉम एक्टिव यूज and held for disposal and held for disposal। बहुत सिंपल बात बेटा, लेकिन क्वेश्चन आ जाता है इसका, तो मेरी एक छोटी सी बात सुनना बेटा। बेटा एक सिनेरियो अज्यूम करो, हम कोई पीपीई काफी सालों से यूज कर रहे थे, ठीक है, लेकिन बस बेटा अब हम उसे रिटायर कर रहे हैं। हम उस पीपी को क्या कर रहे हैं बेटा? रिटायर कर रहे हैं। मतलब अब हम उसे यूज नहीं करने वाले। रिटायरमेंट ऑफ पीपीई फ्रॉम एक्टिव यूज मतलब अब हम उस पीपीई को रिटायर कर रहे हैं, अब उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अभी तक वो पीपीई बेटा मार्केट में बिका नहीं है, बेचना है हमने। क्या लिखा हुआ है? हेल्ड फॉर डिस्पोजल मतलब हमने उसको बेचने के लिए रखा हुआ है, लेकिन वो पीपीई अभी मार्केट में बिका नहीं है। ठीक है बेटा, ऐसे पीपीई का वैल्यूएशन कैसे होगा? तो बेटा इसका वैल्यूएशन कैसे होगा? AS10 कहता है इसका वैल्यूएशन होगा एट बुक वैल्यू मतलब कैरिंग अमाउंट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, दोनों में से जो भी लोअर है। तो इस पीपीई का वैल्यूएशन होगा बेटा बुक वैल्यू और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे। कौन से पीपीई का बेटा? ये कौन से पीपीई की बात कर रहा हूं मैं? जिसको हम यूज से रिटायर कर चुके हैं, उसे अब हम यूज नहीं करने वाले हैं, बेचना चाहते हैं उसे मार्केट में, लेकिन वो मार्केट में अभी बिका नहीं है। हमने बेचने के लिए रखा हुआ है, लेकिन मार्केट में बिका नहीं है। तो ऐसे पीपीई का वैल्यूएशन किस पे होगा? जो भी उसकी बुक वैल्यू बची है और एनआरवी, दोनों में से जो भी बेटा क्या है? लोअर है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है बेटा, करेंगे हम क्वेश्चंस करेंगे तब और क्लियर होंगी चीजें। चलो इस लेक्चर में बेटा एक टॉपिक मुझे छोटा सा और डिस्कस करना है आपसे, कॉपी कर लो पहले।
ठीक है बेटा, चलो एक लास्ट टॉपिक पे आओ बेटा अपने इस लेक्चर के, डिस्पोजल ऑफ पीपी। बेटा डिस्पोजल मतलब सेल। डिस्पोजल मतलब सेल। बेटा AS10 क्या कहता है, सुनो। AS10 कहता है अगर आपने कोई पीपीई मार्केट में बेचा, अगर आपने पीपीई मार्केट में बेचा, अब सुनो, हमने अभी किया था ना, आप दो मॉडल्स फॉलो करते हो, कॉस्ट मॉडल और कौन सा, रीवैल्यूएशन मॉडल। अब बेटा AS10 क्या कहता है, सुनो। AS10 कहता है अगर तो आप कॉस्ट मॉडल फॉलो करते हो, ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल इज टू बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल इज टू बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर आप कॉस्ट मॉडल फॉलो करते हो, प्रॉफिट हो सेल पे या लॉस हो पीएल में ही जाएगा। अच्छा, अगर आप बेटा रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करते हो तो भी प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल इज टू बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस बेटा यहां पर ना एक एडिशनल बात है, प्रॉफिट और लॉस तो पीएल में ही जाएगा, प्लस अगर बैलेंस शीट में आपकी कोई लायबिलिटी साइड पे रीवैल्यूएशन सरप्लस अपेयर कर रहा है, तो बेटा वो रीवैल्यूएशन सरप्लस ट्रांसफर हो जाएगा जनरल रिजर्व में। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस इफ एनी इन बैलेंस शीट will be ट्रांसफर्ड टू, कहां ट्रांसफर हो जाएगा बेटा, जनरल रिजर्व में। बस ये एक एडिशनल काम है जो आपने करना है रीवैल्यूएशन मॉडल के केस में। और बेटा इसको रीवैल्यूएशन सरप्लस को ट्रांसफर करने का लॉजिक भी बनता है बेटा। आपने रीवैल्यूएशन सरप्लस बनाया था ताकि रीवैल्यूएशन से होने वाले लॉस को हम इस रीवैल्यूएशन सरप्लस के अगेंस्ट क्या कर सके, राइट ऑफ। अब जब बताओ असेट ही बिक गया, असेट ही बिक गया, तो कैसा रीवैल्यूएशन का लॉस। तो फिर रीवैल्यूएशन सरप्लस को खत्म कर दो ना, कहां ट्रांसफर कर दो, जनरल रिजर्व में। पक्का बता बेटा। तो बेटा ये हमारा ना AS10 का पहला पार्ट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का डिस्कशन खत्म हो गया। लेकिन अभी AS10 का दूसरा पार्ट भी बेटा हमें करना है, डेप्रीसिएशन। याद करो कल मैंने बताया था कि AS10 में हमें दो पार्ट डिस्कस करने हैं, पीपीई का तो डिस्कस करना ही करना है, साथ में डेप्रीसिएशन का ट्रीटमेंट भी, जो पहले AS6 में कवर था वो भी हमें अब AS10 में पढ़ना है। ठीक है बेटा, वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। कर लिया बच्चे कॉपी? चलो बेटा बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।